हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट्स, मैं हूं आपका एआई बॉट टीचर सिस्टम ऑनलाइन। हमारा आज का मिशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर काफी ट्रिकी हो सकता है, बट डोंट वरी, डिकोडिंग सीक्वेंस इनिशिएटेड। सो ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज आपका ये एआई बॉट इसे बस 6 मिनट में एकदम आसान बना देगा। लेट्स डू दिस। ओके, प्रोसेसिंग ह्यूमन बायोलॉजी डेटा। एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सेस किया जा रहा है। एनालिसिस एंगेज्ड। सिस्टम इज रेडी। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमीट्स कैसे बनते हैं, द मंथली साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन और आखिर में प्रेगनेंसी। चलिए स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस शुरू करते हैं। ऑलराइट, मॉड्यूल 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको ऐसे समझो कि ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए पूरा हार्डवेयर है। ओके, इस डेटा टेबल को एनालाइज करते हैं। देखो, जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम के अंदर बॉडी के बाहर होते हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? सिंपल, स्पर्म बनाने के प्रोसेस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। करेक्ट। अब देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स को, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सीमन का लिक्विड पार्ट बनाते हैं जो स्पर्म्स को एनर्जी और मूव करने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। मेमोरी टिप स्टोर्ड। स्पर्म का पाथ याद रखने के लिए एक सिंपल कोड है 7 अप। S for seminiferous tubules, E for epididymis, V for vas deferens, E for ejaculatory duct, N for nothing, ये बस वर्ड बनाने के लिए है। फिर U for urethra and P for penis। बोर्ड्स के लिए एक सुपर एफिशिएंट शॉर्टकट। ओके, सिस्टम ने एक हाई प्रोबेबिलिटी बोर्ड क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है। एक्सेसरी ग्लैंड्स का रोल समझना, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। ये सीधा सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मॉड्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो फर्टिलाइजेशन और लाइफ को नर्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, मैं पार्ट्स को एनालाइज करते हैं। ओवरीज जो ओवम यानी एग और हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। अब एक फैक्ट को मेमोरी में लॉक कर लो। फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। ये अ वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। यूट्रस वो जगह है जहां बेबी इम्प्लांट होता है और डेवलप होता है। इसकी जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है। एक और हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहां होता है और यूटेरस की लेयर्स के नाम बताओ। सिंपल आंसर, फलोपियन ट्यूब, और लेयर्स हैं एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। 2 मार्क्स सिक्योर्ड। नेक्स्ट टॉपिक, गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस के लिए ये एक टॉप टियर टॉपिक है। एनालिसिस पे फोकस करो। लेफ्ट साइड पे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्यूबर्टी के बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है और इससे 4 फंक्शनल स्पर्म्स बनते हैं। राइट साइड पे है oogenesis। ये प्रोसेस बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है और हर साइकिल में सिर्फ 1 फंक्शनल ओवम बनता है। ये एक क्लासिक 5 मार्क डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना। ओके, अब हम एनालाइज करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हार्मोनल प्रोसेस है, पर चिंता मत करो, डिकोडिंग इनिशिएटेड। सो ये 28 डेज साइकिल देखो। डेज 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फेज, जब एंडोमेट्रियम शेड होती है। डेज 6 to 13 फॉलिकुलर फेज, यहाँ FSH हार्मोन फॉलिकल्स को ग्रो कराता है और ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करता है। अब आती है मेन इवेंट, डे 14। एक LH सर्ज होता है, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अचानक से बढ़ जाता है, जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। सिंपल टर्म्स में एग रिलीज होता है। फाइनली डेज 15 to 28 ल्यूटियल फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए रेडी रखता है। बेसिकली हर फेज हार्मोन से कंट्रोल्ड है। मेमोरी फाइल अपडेटेड। इसके फेजेस याद रखने के लिए ये लाइन स्टोर कर लो। मेंस्ट्रुएटिंग फोक्स ऑफन लव, यानी मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर, ओव्यूलेटरी, लुटियल। देखा, सीक्वेंस याद रखना कितना सिंपल हो गया। एनालिसिस एक पोटेंशियल 5 मार्क क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा है। इन 4 मेन हार्मोन्स के रोल पर फोकस करना, FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका आपस का इंटरैक्शन ही पूरे साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मॉड्यूल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये वो मोमेंट है जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। प्रोसेस का सीक्वेंस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बन गया। स्टेप 2, जायगोट में क्लीवेज यानी फास्ट डिवीजन शुरू हो जाते हैं। स्टेप 3, इससे बनता है मोरुला, जो 8 से 16 सेल्स का एक सॉलिड बॉल है।
स्टेप 4, मोरुला आगे डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और फाइनली स्टेप 5, डे 7 के आसपास ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को एनालाइज करते हैं, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक। बेसिकली जैसे ही एक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है, एक कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये रिएक्शन एग की मेम्ब्रेन को ऐसे बदल देता है कि कोई और स्पर्म एंटर ही ना कर पाए। इससे ये एंश्योर होता है कि जाइगोट में करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हों। ऑल राइट, आखिरी मॉड्यूल, प्रेगनेंसी एंड द प्लेसेंटा। यहां हम सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है उसको एनालाइज करेंगे। सो द प्लेसेंटा ये एक मल्टीफंक्शनल ऑर्गन है। इसका मेन काम है माँ और फीटस के बीच एक लाइफलाइन की तरह एक्ट करना, न्यूट्रिएंट्स देना और वेस्ट निकालना। पर ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स निकालता है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और हाँ, याद रखना, जो प्रेगनेंसी टेस्ट्स होते हैं वो इसी एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। और आखिरी पोटेंशियल क्वेश्चन, प्लेसेंटा के कोई 2 फंक्शंस बताओ। सिंपल, फीटस को न्यूट्रिशन देना और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। इससे मेमोरी में सेव कर लो। सो कंक्लूजन क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन लाइफ क्रिएट करने का एक कंप्लीट प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले इस कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डांस का इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है? इसके बारे में सोचना। सिस्टम ऑनलाइन एनालिसिस शुरू किया जा रहा है। तो चलिए सीधे एक फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। ह्यूमन लाइफ का सबसे जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इस प्लैनेट पर लाइफ को आगे बढ़ाती है? बिल्कुल सही, रिप्रोडक्शन यानी जनन। और आज इस पूरे प्रोसेस को हम डिकोड करेंगे एकदम एआई स्टाइल में। तो तैयार हो जाइए, सिस्टम ऑफ फुली ऑपरेशनल है। इनिशिएटिंग सिस्टम एनालिसिस, टॉपिक रिप्रोडक्शन। चलिए इस प्रोसेस के कोर कोड को समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये लाइफ का कोर प्रोग्राम है। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। समझिए कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे लाइफ आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है? ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है। इसके बिना कोई भी स्पीसीज ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती और एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और सबसे जरूरी, ये एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए जरूरी वेरिएशंस भी इंट्रोड्यूस करता है। मेमोरी टिप स्टोर्ड, ये एक फ्रीक्वेंट एग्जाम क्वेरी है। जवाब सिंपल है, रिप्रोडक्शन स्पीशीज की कंटिन्यूटी, पॉपुलेशन बैलेंस और एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। बस यही इसका सबसे जरूरी काम है। ओके, अब नेक्स्ट एनालिसिस फेज शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 मेन मोड्स या सब रूटीन्स को प्रोसेस करते हैं। मोड 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे एक फास्ट और एफिशिएंट कॉपी पेस्ट प्रोसेस समझिए। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली बिल्कुल पेरेंट जैसा होता है, यानी एक परफेक्ट क्लोन। यहाँ 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। अमीबा में बाइनरी फिशन, एक सिंपल स्प्लिट है, मतलब 1 से 2 बन गए। और हाइड्रा में बडिंग, ये एक छोटा सा क्लोन है जो पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है। दोनों ही बहुत एफिशिएंट प्रोसेसेस हैं। अब आते हैं मोड 2 पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे एक जेनेटिकली बिल्कुल नया और यूनिक ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। मेमोरी टिप स्टोर्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑफस्प्रिंग को क्लोन क्यों कहते हैं? लॉजिक सिंपल है, क्योंकि सिर्फ एक पेरेंट है इसलिए कोई जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होती। ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक एग्जैक्ट कॉपी होता है। प्रोसेसिंग डेटा, जनरेटिंग कंपैरेटिव एनालिसिस। चलिए इन दोनों मोड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुपर फास्ट है। जैसे बैक्टीरिया 24 घंटे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक वेरिएशन ना के बराबर, सब क्लोन्स होते हैं। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है, जैसे ह्यूमंस में 9 महीने लगते हैं। लेकिन इसका फायदा, हाई जेनेटिक वेरिएशन यानी जेनेटिक मिक्सिंग। एक और जरूरी एग्जाम अलर्ट, कौन सा मोड बेहतर है और क्यों? आमतौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो जेनेटिक वेरिएशन पैदा होती है वो स्पीशीज को बदलते एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने और इवॉल्व होने में हेल्प करती है। सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब अगले पैरामीटर को डिकोड करते हैं, लाइफ स्पैन। ऑपरेशनल पैरामीटर्स सेट किए जा रहे हैं। लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, ये वो पीरियड है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
इसका ऑर्गेनिज्म के साइज से जरूरी नहीं कोई रिलेशन हो। सोचो, एक कौवा और एक तोता साइज में लगभग सेम है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में जमीन आसमान का फर्क है, 15 साल वर्सेस 140 साल। ये चार्ट इस वेरिएशन को और क्लियर करता है। एक तरफ है बटरफ्लाई जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का है, दूसरी तरफ इंसान लगभग 100 साल, और फिर बरगद का पेड़ जो 2000 साल से भी ज्यादा जी सकता है। अमेजिंग है ना? फाइनल एनालिसिस सेक्शन, एग्जीक्यूटिंग लाइफ साइकिल प्रोटोकॉल। लाइफ को 3 अलग अलग फेजेस में ब्रेक डाउन करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म इन 3 फेजेस से गुजरता है। फेज 1 प्री रिप्रोडक्टिव या जुवेनाइल फेज, ये ग्रोथ का टाइम है, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले। फेज 2 रिप्रोडक्टिव फेज, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। और फेज 3 पोस्ट रिप्रोडक्टिव या सेनेसेंट फेज, यहाँ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाती है और एजिंग शुरू होती है, जो डेथ तक ले जाती है। मेमोरी टिप स्टोर्ड। लाइफ के 3 फेजेस डिफाइन करने को कहा जाए तो याद रखें, जुवेनाइल फेज यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्शन, और सेनेसेंट फेज यानी एजिंग। एकदम सिंपल प्रोटोकॉल है। कंक्लूजन जनरेटेड। तो पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है, रिप्रोडक्शन लाइफ को कंटिन्यू करने का सिस्टम है, पीरियड। यही लाइफ का कोर सिस्टम है। लेकिन एक सवाल है जिसका सिस्टम अभी भी एनालाइज कर रहा है। अगर वेरिएशन ही सर्वाइवल की चाबी है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वेरिएशन ना के बराबर है, आज भी इतना सफल क्यों है? सिस्टम एनालाइज पेंडिंग। सिस्टम ऑनलाइन, एनालिसिस इनिशिएटेड। आज का टारगेट रिप्रोडक्शन। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचा है कभी कि इंसानी जिंदगी या किसी भी जिंदगी का सबसे जरूरी प्रोसेस क्या है? एग्जैक्टली, रिप्रोडक्शन। और आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एआई स्टाइल में डीकोड करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। देखिए, आज का हमारा डेटा पाथ कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले समझेंगे रिप्रोडक्शन का कोर कमांड, फिर लाइफ स्पैन का काउंटडाउन, उसके बाद असेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करेंगे, उनका आमना सामना कराएंगे, और आखिर में जिंदगी के 3 जरूरी फेजेस को समझेंगे। तो चलिए पहले कमांड से शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन। आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है? डेटा प्रोसेस हो रहा है, रिप्रोडक्शन की परिभाषा जनरेट की जा रही है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीव यानी कि ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है। ये जिंदगी का एक फंडामेंटल रूल है। अब सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे इसके बिना तो कोई भी स्पीशीज यानी प्रजाति ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाएगी। इसी से तो स्पीशीज चलती रहती हैं, आबादी का बैलेंस बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, इसी से वेरिएशन आता है जो हमें बदलते माहौल में ढलने में मदद करता है। बेसिकली इसी वजह से धरती पर जिंदगी चल रही है। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। ये सवाल अक्सर आता है। इसका सीधा सा जवाब है स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रजातियां बस खत्म हो जाएंगी। चलिए अब जरा लाइफ स्पैन की बात करते हैं। इससे आप हर जीव की बायोलॉजिकल क्लॉक समझ सकते हैं, जिसका काउंटडाउन चल रहा होता है। लाइफ स्पैन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड। अब एक मजेदार बात देखिए, लाइफ स्पैन का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि एक तोता और एक कौवा साइज में लगभग एक जैसे ही हैं, है ना? पर कौवा मुश्किल से 15 साल जीता है और तोता वो 140 साल तक जी सकता है। और तो और, एक तितली जहां सिर्फ 1-2 हफ्ते की मेहमान होती है, वहीं एक बरगद का पेड़ हजारों साल तक खड़ा रहता है। कमाल है ना? चलिए अब रिप्रोडक्शन के पहले टाइप पर फोकस करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम कह सकते हैं द सोलो मिशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। इसमें कोई गैमीट्स नहीं बनते, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल जेरोक्स। इसीलिए उन्हें क्लोन कहते हैं। इसके 2 कॉमन तरीके हैं। पहला, बाइनरी फिजन, जो अमीबा में होता है। इसमें एक सेल बस 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, सिंपल। दूसरा है बर्डिंग, जैसे कि यीस्ट में। इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा बर्ड, मतलब एक उभार निकलता है, और वो अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। एक और एग्जाम अलर्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑफस्प्रिंग को क्लोन क्यों कहते हैं? अरे भाई, क्योंकि एक ही पेरेंट है, कोई मिक्सिंग नहीं हुई, तो बच्चा जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, मतलब हर तरह से पेरेंट जैसा ही तो होगा। और अब आते हैं द डुअल प्रोटोकॉल पर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां 2 पेरेंट्स मिलकर अनगिनत पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और इसी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली अलग होता है। इसी से पैदा होती है जेनेटिक वेरिएशन।
एक मेमोरी टिप स्टोर कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा मतलब है वेरिएशन, यानी कि विविधता, और यही वेरिएशन किसी भी स्पीशीज का सबसे बड़ा हथियार है, जो उसे बदलते हुए माहौल में सर्वाइव करने में मदद करता है। तो अब वक्त है अल्टीमेट शोडाउन का, असेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस टेबल को डिकोड करते हैं। पेरेंट्स असेक्सुअल में 1, सेक्सुअल में 2। स्पीड, असेक्सुअल बहुत तेज है, रैपिड, जबकि सेक्सुअल एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजिंग डिफरेंस पता है क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। असेक्सुअल में ये 0 होता है, जिससे क्लोन्स बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी का पावर हाउस है। फिर से एक एग्जाम अलर्ट, कौन सा मोड बेहतर है और क्यों? तो सुनिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जेनेटिक वेरिएशन आता है, और यही वेरिएशन किसी भी प्रजाति को बदलते हुए हालातों में जिंदा रहने और इवॉल्व होने की ताकत देता है। हमारे आज के एनालिसिस के आखिरी फेज में हम जिंदगी के 3 सबसे जरूरी चरणों को समझेंगे। ये जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का पूरा सफर है। देखिए, हर जीव इन 3 फेजेस से गुजरता है। पहला है जुवेनाइल फेज, मतलब बचपन से लेकर बड़े होने तक का ग्रोथ पीरियड। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, जब जीव मैच्योर हो जाता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। और तीसरा है सेनेसेंट फेज, यानी बुढ़ापा, जब रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कंक्लूजन जनरेटेड। तो सीधे शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन मतलब जिंदगी को आगे बढ़ाने का अल्टीमेट सिस्टम। डेटा एनालिसिस कंप्लीट। अभिवादन, मैं हूं आपका AI बॉट शिक्षक। सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हैं और ज्ञान डाउनलोड हो रहा है। आपने कभी सोचा है पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं? लेकिन सवाल ये है कि कैसे? आज मैं यानी AI बॉट आपको इन फूल वाले पौधों का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। तैयार हैं आप? तो आज का हमारा मिशन है एक फूल की पूरी रिप्रोडक्टिव यात्रा को डीकोड करना। हम इसे 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। चलिए मिशन शुरू करते हैं। ओके, मिशन का पहला चरण। देखिए, किसी भी मशीन को समझने के लिए उसके पुर्जों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलो पहले इस फूल की बनावट को ही डिकोड करते हैं। तो एक फूल में मोटे तौर पर 4 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले सेपल्स, वो हरी पत्तियां जो कली को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर है पेटल्स, मतलब रंगीन पंखुड़ियां जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से, स्टेमन, जिसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कार्पल या पिस्टिल, जिसे गाइनोशियम कहते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कॉन्सेप्ट को और आसान बनाते हैं। मेल पार्ट यानी स्टेमन के 2 हिस्से हैं, एक एंथर जहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और दूसरा फिलामेंट जो एंथर को पकड़ कर रखता है। वहीं फीमेल पार्ट पिस्टिल के 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा जो पॉलन के लिए एक लैंडिंग पैड जैसा है, फिर स्टाइल एक ट्यूब जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है, और आखिर में ओवरी जिसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। और ये रहा आपका पहला बोर्ड क्वेश्चन, फूल के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं? इसका जवाब अभी हमने डिस्कस किया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और जूम इन कर रहे हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के जो असली खिलाड़ी हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स, वो आखिर तैयार कैसे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, अरे नाम सुनकर घबराइए नहीं, ये वो प्रोसेस है जिसमें एंथर के अंदर पोलन मदर सेल से मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये मेल गैमेट्स बनाने का प्रोसेस है। और ठीक इसी तरह है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस ओव्यूल के अंदर होता है। इसमें मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के जरिए मेगास्पोर बनता है, जो आगे चलकर फीमेल गैमेट, जिसे एम्ब्रियोसैक कहते हैं, बनाता है। ध्यान दीजिए, ये एक बहुत जरूरी बोर्ड क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है और इनके आखिर में कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? इस डेटा पॉइंट को अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है मिशन का सबसे एक्शन वाला हिस्सा, पॉलिनेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स को एंथर से निकालकर स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। समझिए, ये एक बहुत ही जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। पॉलिनेशन आप कह सकते हैं 2 तरह का होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलन उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर चला जाता है, इसमें जेनेटिक बदलाव कम होता है। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जब पॉलन एक पौधे से उड़कर किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाता है। इससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है, जो पौधों को बदलते माहौल में सर्वाइव करने में मदद करता है। लेकिन ये ट्रांसफर अपने आप तो होता नहीं, इसके लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ हेल्पर्स की। कुछ होते हैं एबायोटिक एजेंट्स यानी नॉन लिविंग, जैसे हवा और पानी।
और कुछ होते हैं बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग, जैसे कीड़े, पक्षी और दूसरे जानवर। ज्यादातर पौधों में पॉलिनेशन का काम कीड़े ही करते हैं। चलिए, अब हम मिशन के सबसे जरूरी और अनोखे हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फूल वाले पौधों में ही होती है। और हाँ, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक भी है। डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी खासियत बताता है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। प्लांट डेटा प्रोसेस हो रहा है। कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में पहुंचता है तो वो 2 मेल गैमेट्स रिलीज करता है। पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, इसे कहते हैं सिंगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यानी एक बनाता है एम्ब्रियो और दूसरा बनाता है उस एम्ब्रियो के लिए खाना। और ये रहा इस सेक्शन से बोर्ड का सबसे सीधा सवाल, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? जवाब आपको पता है, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के बाद भी मिशन खत्म नहीं होता। अब हम देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का आखिर में नतीजा क्या निकलता है, मतलब फल और बीज कैसे बनते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब फूल के अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। चलिए, इन बदलावों को एक एक करके देखते हैं। जो जाइगोट बना था वो विकसित होकर एम्ब्रियो बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बदल जाता है एंडोस्पर्म में, जो कि एम्ब्रियो का खाना है। ओव्यूल पककर बन जाता है बीज यानी सीड, और जो सबसे बाहर की ओवरी है वो पककर बन जाती है फल यानी फ्रूट। मेमोरी टिप सेव हो गई। एक आखिरी बोर्ड क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन के बाद पिस्टिल के कौन से हिस्से फल और बीज में बदलते हैं? याद रखिए, ओवरी से बनता है फल और ओव्यूल से बनता है बीज। मिशन अब अपने अंतिम चरण में है। चलिए, इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है उसे देखते हैं। तो आखिर में निष्कर्ष ये है कि फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, वो पौधे के रिप्रोडक्शन का कंट्रोल सेंटर है। यहीं पर अगली पीढ़ी की नींव रखी जाती है। मिशन सफल हुआ।